हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव एकेडमिया में। इस सीरीज़ में हम एम लक्ष्मीकांत से एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे थे और इसमें ये हमारा आखिरी लेक्चर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था उसके आगे से। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और अगर आपके कोई सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, लेखा परीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा सीएजी यानी कि कैग के द्वारा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को। लेकिन पहले ये था कि उच्चतम न्यायालय के केवल और केवल जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसे ही नियुक्त किया जा सकता था। लेकिन हाल ही में 2019 में इसमें संशोधन करके ये व्यवस्था की गई है कि अब कोई भी न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय का नियुक्त किया जा सकता है इसके अध्यक्ष के रूप में। और इसके अलावा इसका जो कार्यकाल है वो कम करके 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले होता है वो कर दिया गया। पहले 5 वर्ष होता था लेकिन अब 3 वर्ष कर दिया गया है। ये एक वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत की गई थी। 1993 में ही, अक्टूबर 1993। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य हैं? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष ये भी होते हैं, महिला आयोग के अध्यक्ष ये भी होते हैं, यानी कि ये सभी होते हैं। इसके अलावा जो ओबीसी के लिए आयोग बनाया गया अभी संवैधानिक दर्जा जिसे दिया गया है उसके भी जो अध्यक्ष होते हैं इसके पदेन सदस्य होते हैं। और दिव्यांग के लिए जो आयोग है उसके अध्यक्ष भी इसके पदेन सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, एनएचआरसी के अध्यक्ष और सदस्यों को एक समिति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इस समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? जिस समिति के द्वारा नियुक्त किया जाता है उस समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, यूपीएससी, एसएससी, सीबीआई, सीआईसी आदि निम्नलिखित में से किस निकाय के अंतर्गत आते हैं? पूछा गया है कि ये सब किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। तो ये सभी कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन के सदस्यों का चयन करने वाली समिति किससे मिलकर बनती है? तो जो समिति बनती है उसके अध्यक्ष पीएम यानी कि प्रधानमंत्री होते हैं। इसके अलावा नेता विपक्ष लोकसभा में और एक कैबिनेट मिनिस्टर, ये लोग उस समिति में होते हैं जो कि सदस्यों और अध्यक्ष का चुनाव करती है। हमारे देश के जो पहले सीआईसी थे, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, वो थे वजहत हबीबुल्ला। और जो इसके सदस्य और अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल 5 साल का होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रीय परिषदें यानी कि जो जोनल काउंसिल हैं वो एक निकाय हैं। जो जोनल काउंसिल हैं वो एक वैधानिक या सांविधिक निकाय हैं। अगला प्रश्न, हाँ, और इन्हें बनाया कब गया था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, इसके अंतर्गत इनका गठन किया गया था। और जो जोनल काउंसिल होते हैं, क्षेत्रीय परिषदें होते हैं, इनके अध्यक्षता होम मिनिस्टर के द्वारा की जाती है। और रोटेशन के आधार पर जो राज्य उनमें होते हैं, एक एक साल के लिए वहाँ के जो मुख्यमंत्री होते हैं उन्हें उनका उपाध्यक्ष बनाया जाता है। अभी देश में 5 जोनल काउंसिल हैं। एक नॉर्थ के लिए यानी कि उत्तरी, एक है मध्य, एक है यानी चारों दिशाओं के लिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और एक मध्य के लिए। और जो नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए क्षेत्रीय परिषद है उसके लिए वो जो नॉर्थ ईस्ट के लिए जो मंत्रालय उसके अंडर आती है और वो अलग से बनाई गई है, इसके अंदर नहीं आती। वो 1956 वाले एक्ट के अंतर्गत नहीं आती। उसके लिए नॉर्थ ईस्ट के लिए एक अलग से अधिनियम बनाया गया था, उसके अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर सीवीसी का गठन किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 1964 में सीवीसी का, संथानम समिति की रिपोर्ट के आधार पर। इसी के अंतर्गत सीबीआई का भी गठन किया गया था इसी रिपोर्ट के आधार पर। और सीवीसी में ये एक
3 सदस्यों वाली संस्था है, यानी कि एक इसका अध्यक्ष होगा और 2 इसके सदस्य होंगे। खास बात इसमें यह है कि इसके जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले होता है वो होता है। बाकी सबका आपने देखा होगा किसी का 5 साल है या 6 साल है, लेकिन इसका 4 साल होता है। और अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि जो NHRC है उसका 3 साल होता है। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। CVC के जो अध्यक्ष होते हैं और सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। साथ ही किसकी सिफारिश पर? एक समिति बनती है जिसमें प्रधानमंत्री होते हैं और लोकसभा में विपक्ष के जो नेता होते हैं वो होते हैं और होम मिनिस्टर, ये तीनों लोग रिकमेंड करते हैं राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। CVC का कार्यकाल ये भी हमने डिस्कस किया कि 4 वर्ष होता है, 4 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले आ जाए। अगला प्रश्न है CBI का नेतृत्व एक निदेशक द्वारा किया जाता है, वह निम्नलिखित में से किसके द्वारा चुना जाता है? तो केंद्र सरकार की संस्था है तो केंद्र सरकार ही चुनेगा। अगला प्रश्न है CVC के सदस्यों का चयन करने वाली समिति में सम्मिलित हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि प्रधानमंत्री होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं और विपक्ष का नेता लोकसभा में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सर्वप्रथम किस राज्य के द्वारा लोकायुक्त की नियुक्ति की गई थी? तो महाराष्ट्र के द्वारा 1971 में सबसे पहले लोकायुक्त की नियुक्ति की गई थी। और किस देश के द्वारा अगर पूछा जाए तो स्वीडन के द्वारा की गई थी, और जो ये की गई थी 19वीं सेंचुरी में, यानी कि 1800 समथिंग में की गई थी। लास्ट में की गई थी 19 या 80s के आसपास, मुझे एग्जैक्ट ईयर नहीं पता है, लेकिन सबसे पहला देश स्वीडन है जिसने लोकायुक्त की नियुक्ति की थी। और पहला राज्य अगर पूछा जाए भारत का तो वो महाराष्ट्र है जिसने कि 1971 में की थी। और ये एक ऐसा इकलौता राज्य है महाराष्ट्र जहां पर लोकायुक्त से शिकायत अगर करनी है तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, बाकी सभी राज्यों में ये व्यवस्था नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों की स्थापना की गई? तो आपको पता होगा 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 2011 में आया था, इसके द्वारा सहकारी समितियों की स्थापना की गई और उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। सबसे पहले अगर पूछा जाए कि सहकारी समितियों से रिलेटेड समिति कौन सी थी या ये इंडिया में ये संस्था कब आई, तो 1901 में एक समिति बनाई गई थी एडवर्ड ला की अध्यक्षता में। इसी ने इसके गठन से संबंधित सुझाव दिए थे बहुत सारे। फिर आगे जाकर के 1904-05 के आसपास ये सहकारी समितियां बनना स्टार्ट हो गई थी। 164 नंबर देखते हैं। सहकारी समितियों में न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो न्यूनतम इसमें 10 सदस्य हो सकते हैं अध्यक्ष को मिला करके, यानी कि न्यूनतम 10 लोग होने चाहिए सहकारी समिति में। और एक अधिकतम कितने हो सकते हैं? अधिकतम 21, 20+1, एक अध्यक्ष और 20 सदस्य। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा निकाय सहकारी समितियों के विनियमन हेतु प्रावधान करता है? तो ये राज्य सूची का विषय है, तो राज्य विधायिका इसके विनियमन के लिए प्रावधान करती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग या समिति राजभाषा से संबंधित है? तो बीजी खेर समिति, पता होगा आपको, ये पहली समिति है जो कि राजभाषा से संबंधित है। 1955 में इसका गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। आधिकारिक भाषाओं से संबंधित संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं, कौन से आर्टिकल में दिए गए हैं? तो 343 से लेकर के 351 में दिया गया है। 343 आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि 343 में क्या प्रावधान किए गए हैं। तो इसी में कहा गया है कि हमारी राजभाषा हिंदी होगी देवनागरी लिपि में, और जो नंबर्स हैं वो रोमन में, जैसा कि मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4 ये लिखा हुआ है 343, ये रोमन स्टाइल में होंगे नंबर्स। और 351 में ये इसमें कहा गया है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। अगला प्रश्न है किसी भाषा को आधिकारिक भाषा
घोषित करने के लिए किसकी संतुष्टि आवश्यक है? तो राष्ट्रपति की संतुष्टि आवश्यक है। अगला प्रश्न है कि सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में आधिकारिक भाषा के रूप में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन के द्वारा जो आधिकारिक भाषा की सूची है उसमें सम्मिलित किया गया था। और जो 22वां संविधान संशोधन है ये मेघालय जो अलग राज्य बना था आसाम से अलग होकर के उसके लिए है। जो 23rd है ये नागालैंड में जो अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्वेशन होता है वहाँ की असेंबली में उसको ख़त्म कर दिया गया था, क्योंकि वहाँ पर एसटीज़ के लिए रिजर्वेशन की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो वहाँ पे डोमिनेंट हैं और प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आपको पता होगा 1953 में जो पहला राज्य गठित हुआ था वो आंध्र प्रदेश था। अगला प्रश्न है कि 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा कौन सी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया था? तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इन 4 भाषाओं को सम्मिलित किया गया था। कितनी टोटल लैंग्वेजेस हैं इसमें? 22 करंट में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शास्त्रीय भाषा नहीं है। तो उड़िया है, इसे 2014 में जोड़ा गया था। 2015 में शायद ये प्रश्न भी, हाँ 2015 यूपीएससी में प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, तो उड़िया को जोड़ा गया। तेलुगु, तमिल भी पहले से सम्मिलित हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये शास्त्रीय भाषा नहीं है। कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। तमिल और साथ में केरल की मलयालम, तेलुगु हो गई, कर्नाटका की कन्नड़ हो गई, उड़िया हो गई और संस्कृत। 6 भाषाएं हैं जिन्हें शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त है। शास्त्रीय भाषाओं के दर्जा प्राप्त होने के लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं, जैसे कि 1500 से 2000 साल पुराना उसका लिटरेचर होना चाहिए, किसी दूसरी लैंग्वेज से वो बोरो किया गया नहीं होना चाहिए, यानी कि ओरिजिनल होना चाहिए, और जो उस भाषा को बोलने वाले लोग हैं उसे एक धरोहर के रूप में मानते हों। तो जब भी दर्जा मिल जाता है तो उसके रिसर्च के लिए काफ़ी पैसा मिलता है और बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अनुच्छेद 323A के तहत न्यायाधिकरण गठित करने का अधिकार है? 323A के तहत संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वो न्यायाधिकरण का गठन कर सकता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष समूह को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करता है? तो ये राष्ट्रपति की अधिकारिता में आता है किसी भी समूह को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करना। 176 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 267 के तहत एक कोष है? तो जो आकस्मिकता निधि है, कंटिजेंसी फंड जिसे बोलते हैं, ये आता है 267 में, और 266 में ये समेकित निधि आती है। राज्य और केंद्र की दोनों इसी में दी गई कि राज्य और केंद्र दोनों को ये अधिकार दिया गया है कि वो कंसोलिडेटेड फंड स्टैब्लिश कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 177, सदस्यों के दल बदल संबंधी विषयों के संबंध में निर्णय कौन लेता है? तो जो सदन का पीठासीन अधिकारी होता है, यानी कि राज्यसभा में जो राज्यसभा का सभापति होता है और लोकसभा में जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, वो निर्णय लेगा सदस्यों के दल बदल संबंधी विषयों से जो भी कोई प्रश्न होगा उसमें। चुनाव आयोग आपको पता है, पीछे हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि आर्टिकल 324 में आता है। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे 324 हो गया चुनाव आयोग के बारे में, और 124 है ये सीजीआई के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, सॉरी। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? जो प्रोटेम स्पीकर होता है, जो लोकसभा की पहली बैठक होती है जब नई लोकसभा का गठन होता है, तो जो पहली बैठक होती है उसमें जो सबसे बुजुर्ग सदस्य होता है, सबसे वरिष्ठ, उसे ही प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है।
तो सारी कार्रवाई करता है, फिर वो अगली डेट देता है जिसमें कि स्पीकर को चुना जाना होता है। संसद भवन के भीतर संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन है? तो संसद भवन के अंदर अंतिम व्याख्याकार लोकसभा अध्यक्ष है, जबकि बाहर अंतिम व्याख्याकार सुप्रीम कोर्ट है। स्थगन प्रस्ताव लाया जा सकता है, तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में लाया जा सकता है स्थगन प्रस्ताव। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय विधानसभा का पहला स्पीकर बना था? तो विट्ठल भाई जे पटेल ये केंद्रीय विधानसभा के पहले स्पीकर बने थे। अगला प्रश्न है कि प्रोटेम स्पीकर को निम्नलिखित में से किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है? तो वो किसी के द्वारा शपथ नहीं दिलाई जाती, शपथ नहीं लेता है वो। अगला प्रश्न है, सदन में विपक्ष का दर्जा प्राप्त करने के लिए न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 1/10 होनी चाहिए, यानी कि जो कुल सदस्य संख्या है उसका 1/10। अगला प्रश्न है, शून्यकाल जो भारतीय संसद में एक अनौपचारिक उपकरण है, शुरू होता है, तो प्रश्नकाल के बाद ये स्टार्ट होता है। तो प्रश्नकाल कहाँ दिया गया है? प्रश्नकाल के तुरंत बाद। शून्यकाल इसलिए कहते हैं कि 11 बजे से बैठक स्टार्ट होती है और प्रश्नकाल होता है 11 बजे से 12 बजे तक, और 12 बजे बज जाता है तो उसे शून्य, अगला जो 1 बजता है उससे पहले 12 को शून्य में दिखाते हैं ना, तो इसीलिए इसको शून्यकाल बोलते हैं। और ये भारत में ही शुरू किया गया, भारतीय संसद की शुरुआत है। अगला प्रश्न है कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उल्लेख निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? तो ये संविधान वगैरह में नहीं दिया गया है, ये जो प्रक्रिया नियम है संसद के उसमें इसका उल्लेख है। 186 देखते हैं। स्थगन प्रस्ताव के संदर्भ में 2 कथन दिए गए हैं और बताना कि इसमें से कौन सा कथन सही है। इसे संसद के दोनों सदनों में पारित किया जा सकता है, तो ये सही है। इसके अनुमोदन हेतु 40 सदस्यों की आवश्यकता होती है, तो ये गलत है, 40 नहीं 50 सदस्यों की आवश्यकता होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। धन्यवाद प्रस्ताव के बारे में अगला प्रश्न है कि किस परिस्थिति में प्रस्तुत किया जाता है? तो हर वित्तीय वर्ष का जो पहला सत्र होता है और हर आम चुनाव के बाद जो पहला सत्र होता है, तो इन दोनों में धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है और इसको एड्रेस करते हैं राष्ट्रपति। इसका पास होना भी ज़रूरी है, क्योंकि इसी प्रस्ताव में जो इससे पहले जो राष्ट्रपति भाषण देते हैं तो उसमें जो सरकार होती है उसकी नीतियाँ सारी होती और वो सरकार ही तैयार करके देती है, तो अगर वो पास ही नहीं होगा तो ये दिखाता है कि मेजॉरिटी नहीं है, तो उसको पास होना ज़रूरी होता है, फिर धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है, वो भी पास होना ज़रूरी होता है। अगला प्रश्न है कि लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो जैसा कि पीछे हम भी डिस्कस कर चुके हैं कि 1921 में लोक लेखा समिति का गठन किया गया था भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत, और इसमें 15+7 यानी कि 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। मंत्री इसका सदस्य नहीं होता है। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? और प्राक्कलन समिति में सम्मिलित होते हैं, यानी कि कहाँ से इसमें सदस्य लिए जाते हैं, दोनों से या फिर केवल लोकसभा या केवल राज्यसभा से? तो ये एक 30 सदस्यीय संस्था है, 30 सदस्यीय समिति है और इसके सभी सदस्य लोकसभा से ही होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समितियों में से किसे सतत अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है? प्राक्कलन समिति को ही कहा जाता है सतत अर्थव्यवस्था समिति। सार्वजनिक उपक्रम पर समिति निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर बनाई गई थी? तो जॉन मथाई की सिफारिश पर यह बनाई गई थी। अगला प्रश्न, जनसंख्या और सार्वजनिक स्वास्थ्य मंच जो संसदीय मंच होते हैं, टोटल 6 मंच हैं, जिसमें से के पूछा गया है कि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसकी अध्यक्षता राज्यसभा के सभापति के द्वारा की जाती है। टोटल 6 मंच हैं संसदीय, जिसमें से सभी की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, केवल एक को छोड़कर, वो यही वाला है जनसंख्या और सार्वजनिक स्वास्थ्य मंच, यानी कि 5 की अध्यक्षता राज्यसभा के सभापति के द्वारा की जाती है। 5 लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा और इसकी अध्यक्षता राज्यसभा के सभापति के द्वारा। और संसदीय मंच की शुरुआत कब हुई थी? 2005 से शुरू किए गए थे।
कुछ एक जल से रिलेटेड कुछ मंच पहला बनाया गया था, उसी के साथ शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, संसदीय मंच में लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो जो संसदीय मंच होते हैं उसमें 31 अध्यक्ष और सदस्यों को मिलाकर टोटल 31 नंबर होते हैं। तो इसमें से जो 21 होंगे वो लोकसभा से होंगे और जो 10 होंगे वो राज्यसभा से होंगे। उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार की स्थापना की गई थी, तो 1995 में की गई थी। भारतीय संसद का पैटर्न किस पर आधारित है? तो संसदीय व्यवस्था हमने ब्रिटेन से ली है। अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा की संख्या निर्धारित है। तो पहले 552 थी लोकसभा की, अभी 104 अमेंडमेंट करके जो 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किए जाते थे वो व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। तो अब जो निर्धारित अधिकतम सदस्य संख्या है वो 550 लोकसभा में और राज्यसभा में 250 है। लेकिन एक्चुअल में अगर देखोगे तो 543 लोकसभा में और राज्यसभा में 200 कितने हैं, शायद 240 हैं। आप देख लीजिएगा एक बार, जो 543 हैं इसमें से 20 यूटी के लिए, 550 जो है इसमें से 530 जो होंगे वो राज्यों से चुन के आएंगे और 20 यूटी से चुन के आएंगे। करंट में क्या है कि 530 राज्यों से आए, 13 यूटी से आए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, और ये जो है 238 राज्यसभा में जो है इसमें 238 चुन करके आएंगे और 12 अपॉइंट किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। निम्न में से किसे ब्लैंक चेक के रूप में जाना जाता है? तो क्रेडिट वोट को ब्लैंक चेक कहा जाता है। आकस्मिक निधि जो कंटिजेंसी फंड होता है किसके अंडर आता है? ये राष्ट्रपति के अंडर आता है। निम्नलिखित में से किसे भारत के समेकित कोष से धन निकासी का अधिकार है? तो इसके लिए प्रस्ताव पारित करना होता है और ये संसद के अंडर आता है। आज का अंतिम प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि संसद के सामने रखे। ये 4 रिपोर्ट दी गई, इसमें से कौन कौन सी रिपोर्ट वो संसद के सामने रखता है? तो केंद्रीय वित्त आयोग की रिपोर्ट आपको पता ही रखता है, कैग की रिपोर्ट भी रखता है, लोक लेखा समिति की रिपोर्ट भी रखता है और कैग की भी रिपोर्ट रखता है। इसके अलावा जो अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट होता है, अनुसूचित जनजाति आयोग की रिपोर्ट होता है, इन सब की रिपोर्ट ये रखता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। तो इस लेक्चर में इतना ही था और मोटा मोटी पॉलिटी ये कंप्लीट हो गई है। तो जब मैंने क्वेश्चन बनाए थे तो लॉकडाउन चल रहा था और मेरे पास बुक नहीं थी एम लक्ष्मीकांत की, तो जो मेरे पास नोट्स बने हुए थे उससे मैंने ये क्वेश्चन बनाए हैं। तो एक बार दोबारा से अभी जब सारे लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद दोबारा पूरी एम लक्ष्मीकांत से प्रश्न बना लेंगे हम। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।